नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं आपके साथ हूं सौमित्र बुद्धकर और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। शुरुआत आज के बाजार से ही करें, जहां पर हमने काफी उतार चढ़ाव के बाद बाजार को आज हल्की बढ़त पर बंद होते हुए देखा। निफ्टी ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी और इंडेक्स 18,125 के करीब बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में हमने करीब 150 अंकों की तेजी देखी। बैंक निफ्टी में आज भी तेजी जारी रही। आईसीआईसीआई बैंक की मदद से बैंक निफ्टी ने आज भी नया रिकॉर्ड बनाया। दिन भर के कारोबार को डिटेल से समझते हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा से। डिम्पी, कैसे देख रहे हैं आज सारा एक्शन? हमने देखा एक बार फिर कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा तेजी के साथ बंद हुआ है। कैसे समझ रहे हैं आप इस मूवमेंट को? आज सोमवार का दिन पूरी तरह से बैंक निफ्टी के नाम था। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग करके देखेंगे तो आपको दिखेगा निफ्टी में आज कुछ भी नहीं हुआ। आज दिन भर एक रेंज में रह गया, लेकिन हाँ, जो अच्छा मोमेंटम आया वो आया था बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जोरदार बढ़त आई और आज फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ 850 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ। अब आते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की वजह से भी आज काफी हद तक सपोर्ट मिला। आईसीआईसीआई के नंबर्स आने के बाद एक्सिस बैंक में भी रब ऑफ इफेक्ट आया था। ये दोनों शेयर काफी अच्छी वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए दोनों शेयर्स के अंदर एक आज अच्छा मोमेंटम का बेनिफिट आज निफ्टी बैंक के अंदर हमको आते हुए दिखा। इसके अलावा आईपीओ मार्केट्स की अगर आप बात करें तो वहां पे फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ भी आ चुका है। तो अभी तक का ये पूरा लेखा जोखा था जो कि इंडेक्स को लेकर था। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा शेयर्स पे कि आज मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स चले और कौन से टूटे। निफ्टी के जो आज टॉप गेनर थे उसमें लीडर था आईसीआईसीआई बैंक, 11% ऊपर था। इसके अलावा एक्सिस बैंक के अंदर 3%। ओएनजीसी और एमआरपीएल पे कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद इनको मर्ज किया जा सकता है। ऐसी कुछ खबरों की वजह से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, ये तीनों शेयर बाकायदा दिन के ऊपरी स्तरों पर जाके बंद हुए। आज निफ्टी के जो लूजर्स बने वो था बीपीसीएल। मार्केट में खबर फिर से उठी है कि इनको कोई पार्टनर्स नहीं मिल रहा, बीपीसीएल नीचे आया। एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस के नतीजे आएंगे कल, उससे पहले इसका एक और भाई है बजाज फिनसर्व, वो आज लाल निशान में बंद हुआ। और बजाज ऑटो के अंदर भी आज हमको प्रेशर ही बनते हुए दिखा। मिड कैप के जो गेनर्स थे उसमें ऑयल इंडिया था, सिटी यूनियन बैंक और साथ ही पॉलीकैप, जिसके नंबर अच्छे आए। मार्जिन्स के तौर पर थोड़ा कंपनी को झटका लगा, बट ओवरऑल कमेंट्री काफी स्ट्रांग थी, इसलिए पॉलीकैप आज 78 पे बढ़कर जाके बंद हुआ है। आज अगर आप इंडेक्स के लूजर्स की गेनर्स की बात बोलें तो पूरा दारोमदार सिर्फ निफ्टी पे था। आईसीआईसीआई एक्सेस और एक छोटा बैंक आरबीएल, वो भी आज काफी अच्छा चला। आज हेल्थ केयर का इंडेक्स जो बैंक के अलावा चला वो था अपोलो हॉस्पिटल, लॉरस लैब और डॉक्टर लाल पैथ लैब। दिल्ली में डेंगू के केस काफी बड़े हैं, टेस्टिंग फिर से बढ़ सकती है, इस वजह से आज इन तीनों में फिर से तेजी बढ़ने को दिखी है। जो सेक्टर्स आज कमजोर थे उसमें रियल एस्टेट, ऑटो, एफएमसीजी, तीनों सेक्टर्स कमजोर थे। रियल एस्टेट में सनटेक, लोढ़ा और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पार्टिसिपेट करवा रहा था। ऑटोस के अंदर निफ्टी के साथ माफी बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने वीकनेस दिखाई है। एफएमसीजी में कोलगेट के नंबर्स ठीक नहीं आए थे, उसकी वजह से वीकनेस हुई। डाबर्स भी अपने मार्जिन्स की वजह से थोड़ी दिक्कत में रहा। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जीएसपीएल, बीपीसीएल और गुजरात गैस ये कमजोर थे। और आईटी तो सुधर ही नहीं रहा, उसके अंदर कफोर्ज, एससीएलटेक और माइंट्री, इन तीनों के नंबर तीनों के शेयर्स आज काफी खराब थे। रैमको सीमेंट के नंबर्स आए थे, मुनाफा दोगुना हुआ, एक झटका लगा तेजी का, लेकिन बाद में जाके फ्लैट बंद हुआ। एसआरएफ के नतीजे मार्केट की उम्मीद से मुताबिक नहीं थे, इसलिए शेयर कमजोर जाके बंद हुआ। आदित्य बिरला, एएमसी के भी नंबर्स आए जो कि फ्लैट ही शेयर को बंद हुए। कल जिन 4 कंपनीज के, बड़ी निफ्टी कंपनीज के नंबर आएंगे उसमें होगा कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और सिप्ला, इन सब के नंबर्स कल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी। और बाजार में हमने देखा कि भले ही थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे बाजार में भी निवेशकों को कहीं ना कहीं मौके जरूर दिखाई देंगे। हमने बात की हीलियस कैपिटल के सीईओ दिनशॉ ईरानी से और उनसे जाना कि इस बाजार में किन थीम्स और किन सेक्टर्स पर उनकी नजर है। कि हमारे पोर्टफोलियो में हम तो नॉर्मली 3 मेजर थीम्स खेलते हैं। एक तो जो है जो जिसको हम बोलते हैं कम्पीट विद गवर्नमेंट, वहां पे हम बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत लेते हैं, तो वो है एक। और इंश्योरेंस कंपनीज होती है हमारे पास। दूसरी जो है वो कंज्यूमर फेसिंग थीम्स होती है हमारी, जहाँ पे हम कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसीज लेते हैं और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो अंडर पेनिट्रेटेड होती है वो लेते हैं। एंड नई नई इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं वहां पे, जैसे टेक, फिनटेक वगैरह हो गए, वो सब लेते हैं। और तीसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारा थीम है, वहां पे आईटी तो है ही हमारा सबसे मोटा, सबसे ज्यादा ओवरवेट जो है वो हमारा आईटी है। और फार्मा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, क्रैम्स है, ये सब हो जाते हैं। तो ये सेक्टर में ही हम बने रहेंगे और पिछले 25 साल से हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, सो आगे चल के भी अच्छा ही होगा।
एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन रसेश शाह को भी लगता है कि तेजी के बाजार में जब करेक्शन आता है तो वो बाजार को और मजबूत ही बनाता है। उनका मानना है कि ऐसे समय में निवेशकों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि बाजार में नए मौके तलाशने चाहिए। तो इस बार टेक महिंद्रा के नंबर्स में अगर हम कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखें तो तिमाही दर तिमाही 4.3% हम ग्रोथ का अनुमान कर रहे हैं। कंपनी ने पिछले बीते समय जो भी डील्स जीती थी उसके आधार पर हम ये आंकड़ा लेकर आए हैं सामने, और इसमें करीब 90 बेसिस पॉइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनऑर्गेनिक रूट। चलिए अपने मेहमानों को शामिल करते हैं। यहाँ पर शर्मिला जोशी हमारे साथ हैं और साथ ही मंदा जामसांदेकर, आप दोनों का स्वागत है। शर्मिला, हमने देखा कि बाजार पिछले कुछ समय से सिर्फ और सिर्फ हम बैंकों की वजह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी खास तौर पे हमने नोटिस किया कि निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। मिड कैप स्मॉल कैप में इनफैक्ट प्रेशर ज़्यादा दिखाई दिया। क्या आपको लगता है कि ये जो गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप में है, यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए निवेशकों को? बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर से सपोर्ट आ रहा है, और यही हम अर्निंग सीजन के पहले भी अनुमान लगा रहे थे कि ऐसे कुछ सेक्टर्स है, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जिनके नतीजे अच्छे आने चाहिए। सो दैट सीम्स टू बी फॉलोइंग इन लाइन। तो अब क्या हो रहा है कि जो मिड कैप्स काफी भाग गए थे उनमें हम करेक्शन देख रहे हैं, विच इज ऑलवेज अ हेल्दी थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ अगर आप कुछ प्रॉफिट बना रहे हो एंड दैट इज अ पेपर प्रॉफिट एंड इट्स नॉट अ रियल प्रॉफिट, तो अगर इन्वेस्टर्स रेगुलरली प्रॉफिट बुक करें तो उसकी जैसी अच्छी बात नहीं रहती। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कंप्लीटली, जैसे कि आपने कहा कि लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स जहां पे नतीजे अच्छे आए हैं या उम्मीद ऐसी है अब कि जैसे चीजें ओपन अप होगी तो उसमें रिजल्ट्स में हम इम्प्रूवमेंट ही देखेंगे और ऑल देयर पैरामीटर्स विल सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। सो आई हैव रेकमेंडेड वन सच स्टॉक इन फैक्ट टुडे व्हिच इज जिंदाल स्टील, क्योंकि हम यही मान रहे हैं कि लुकिंग एट देयर सेल्स वॉल्यूम एंड देयर प्रोडक्शन नंबर्स, दे आर बोथ इंक्रीजिंग, और जो डोमेस्टिक डिमांड है दैट इज आल्सो ऑन एन अपटिक। तो ऐसे स्टॉक्स में एंड गिवन वेयर मेटल प्राइसेस एक्सेट्रा ग्लोबली जिस तरह से चीजें हो रही है, इन सब चीजों को देखकर ऐसे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी अपसाइड है। तो अगर आपको इसमें कोई भी गिरावट दिखे या कोई ऐसे ड्रॉडाउन दिखे तो जरूर इसमें आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पर शर्मिला की पसंद, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी मिले, एक तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए और फिर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। उनमें से एक आपने बताया फिलहाल जिंदाल स्टील। आपने शर्मिला बात की नतीजों की, वहाँ पर हम ज़रूर लौट के आएंगे, लेकिन उससे पहले मिलिंद को शामिल करते हैं चर्चा में। मिलिंद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माफ़ कीजिए मंदार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चार्ट्स आपको दिखा रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी नए नए यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहा है, 41,200 के आसपास पहुँच गया है। क्या ये अपसाइड अभी भी जारी रहेगा? देखिए, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि मूवमेंट तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि पिछले अगर 4-5 महीनों का चार्ट देखते हैं तो जून से लेके सितंबर तक तो हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। जब निफ्टी ऑल टाइम हाई करते हुए ऊपर चल रहा था तब बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, और बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो अब फिलहाल लेटेस्ट में यानी हाल ही में अगर देखें पिछले 4-5 दिनों में तो रेजिस्टेंसेस जो है वो ब्रेक करके ऊपर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स में भी बढ़िया ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों इंडेक्स में डाइवर्जेंस है वो शुरू रहेगा, निफ्टी कंसोलिडेट होते रहेगा और बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है कि एकदम से भाग जाएगा, लेकिन यस, बैंक निफ्टी का जो अपमूव है वो शुरू रहेगा, ऊपर में धीरे धीरे इंच होते हुए ऊपर जाएगा। अब आज की कैंडल देखते हैं तो इनडिसीजन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर ले, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन अगले अगर एक महीने का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी ऊपर में 43,000 से लेके 44,000 तक लेवल्स के लिए एम करेगा। यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि अभी और बैंक निफ्टी में बढ़त देखी जा सकती है। लेकिन जैसा कि अभी शर्मिला बात कर रही थी, नतीजों को देखकर आपको कुछ फैसले करने चाहिए। आपको बता दें कि टेक महिंद्रा के नतीजे आ चुके हैं और कंपनी के पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में करीब 26% का हमने इजाफा देखा है। पिछली सितंबर तिमाही के 1,064 करोड़ रुपए के मुकाबले ये इस साल 1,340 करोड़ रुपए के करीब पहुँच गया है। कुल आय की बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़कर 10,881 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे आंकड़े नापेंगी कुल मिलाकर। सृष्टि, आईटी स्पेस आप देख रही हैं हमारे लिए, और ये बताइए कि टेक महिंद्रा के नंबर्स को आप कैसे समझेंगी?
अच्छे आंकड़े पेश किए हैं टेक महिंद्रा ने, खास तौर से कंपनी की जो टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिली है, साथ ही जो नई डील विंस है वो काफ़ी मजबूत रही है। इस तिमाही कंपनी ने 7.2% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, जो कि हमारे अनुमान 4.3% से बेहतर है। वहीं मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। डील विंस की बात करूँ तो बीती तिमाही $750 मिलियन की डील विंस देखने को मिली है और आगे चल के हर तिमाही $700 मिलियन से लेके $1 बिलियन की डील विन को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। साथ ही FY22 में वो डबल डिजिट ग्रोथ को भी, इस आंकड़े को भी पार करने की पूरी उनकी कोशिश रहेगी। मार्जिन्स जो है वो इन लाइन है, हालांकि जो अगर मुनाफे का आंकड़ा देखें तो हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम है। कंपनी के इस बार 15.2% EBIT मार्जिन्स रहे हैं, जो कि हमारे अनुमान के मुताबिक हैं। साथ ही अगर हम इनके मुनाफे की बात करें तो वो करीब 1.1% तिमाही दर तिमाही वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और कंपनी ने 1339 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। इसी के अलावा कंपनी का ये कहना है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रही है उनकी इस बार। कम्युनिकेशंस, मीडिया और एंटरटेनमेंट रेवेन्यू करीब 6.7% तिमाही दर तिमाही वहाँ पे बढ़त देखने को मिली है और एंटरप्राइज रेवेन्यू में 6.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। आखिरी में अगर हम एट्रिशन रेट को देखें तो 21% पे वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछली तिमाही 17% था। तो वहाँ पे एक बढ़त ज़रूर देखने को मिली है, पर वो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है और कहीं ना कहीं कंपनी इसको अच्छी तरीके से मैनेज ज़रूर कर सकती है। और साथ ही कंपनी ने 15 रुपीज़ पर शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। शुक्रिया सृष्टि। शर्मिला, आप कैसे देख रही हैं यहाँ पर टेक महिंद्रा के नंबर्स को? हमने देखा है कि मुनाफा तो कुछ बढ़ा है और इधर अगर हम मार्केट में देखें तो पिछले कुछ समय में प्रेशर दिखाई दिया है आईटी स्टॉक्स पर। बिल्कुल, आई थिंक कि प्रेशर जो बाकी आईटी स्टॉक्स में दिखा वही हमने टेक महिंद्रा में भी देखा, क्योंकि रेवेन्यू काफी ठीक ठाक है। उसके साथ साथ देयर डील विंस आर गुड। उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है, दैट इज आल्सो गुड। लेकिन जो एट्रिशन है और जो द हाइक्स, सैलरी हाइक्स जो उनको लेने पड़ते हैं, that has sort of got margin somewhere, और which is why we see कि profit थोड़ा quarter on quarter देखे तो थोड़ा नीचे था। So that attrition has been sort of a bone of contention for all IT companies, और इसका हमने इफेक्ट देखा है स्टॉक प्राइस पर, which अगर आप if you look at it from the other point of view तो बहुत अच्छी बात है। Which means that good hiring is happening in IT, and which is why they are finding it difficult to retain talent. So I think it's a phase that they are going through, and these things will settle down. So if you see the broader picture, I think जिस तरह से growth है, I would still keep my faith in the top IT companies. My order of preference is HCL Tech, TCS, Infosys, and then maybe stocks like a Tech Mahindra or a Persistent Systems, NSAR, stocks like that. So अगर आपको गिरावट दिखे स्टॉक में तो use it as an opportunity to enter. But in terms of results, I think they're in line and not too concerned, because जो point of pain है वो सब companies के लिए एक ही है, which is attrition. करेक्ट। अब आने वाले समय में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बन रही हैं लोगों के लिए और इसलिए एट्रिशन अपने आप में एक बड़ा फैक्टर दिखाई देता है। मंदार, आईटी स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? आप बड़ी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी, या फिर आप मिड साइज दूसरी कंपनियों पर भी फोकस करेंगे? देखिए, फिलहाल आईटी जो सारे स्टॉक्स हैं वो बहुत भाग चुके हैं, यानी अगर इनके मंदार, आपने अपना माइक शायद म्यूट कर दिया है। हाँ जी। आईटी स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं और पिछले 2 साल का अगर सारे के सारे स्टॉक्स के चार्ट्स देखते हैं तो सारे स्टॉक्स कम से कम डबल तो हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा मूव हमें देखने को मिली है। तो इमीडिएट तो मुझे शॉर्ट टर्म के दौर से आईटी स्टॉक्स कंसोलिडेट होंगे ऐसा। मंदार, वापस आपका माइक म्यूट हो गया है, अगर आप उसे फिर से जी। पिछले 2 साल में अगर माइंट्री का चार्ट देखते हैं तो ये 680 से स्टॉक 4800 तक बढ़ चुका है। अब इतनी बड़ी मूव जब हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन से गुजरना बहुत जरूरी होता है। और ये सारे आईटी स्टॉक्स के बारे में, यानी अगर बड़े आईटी कंपनीज देखें, टीसीएस देखें, इन्फोसिस देखें, तो पिछले 1 साल में डबल हो चुके हैं स्टॉक्स। ये माइंट्री तो उससे भी ज्यादा 4-5 4-5 टाइम्स बढ़ चुका है।
तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स कंसोलिडेशन से गुजरेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए इनमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, यानी सेल ऑफ जो है, प्रॉफिट बुकिंग आते रहेगा ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे से अंडर करंट भी जारी रहेगा और ये स्टॉक्स कंसोलिडेशन से गुजरेंगे। एक 6 महीने का पीरियड तो जरूर होना चाहिए इन स्टॉक्स में, जहां पे आपको समय मिलेगा आराम से ये स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए स्टॉक्स बाय करने के लिए, कंसोलिडेशन में ये व्यू जरूर ले सकते हैं। ओके, तो कंसोलिडेशन का फेज दिखाई देगा यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में आने वाले दिनों में। मंदार कह रहे हैं कि 6 महीने तक का आप समय दें और उस हिसाब से धीरे धीरे इन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में प्रेशर काफ़ी था और इसलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन जाती है। चलिए फोकस करते हैं कि कल कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं। कल कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और सिप्ला के नतीजे आने वाले हैं। क्या अनुमान करना चाहिए और क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इन नतीजों से? हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं बताने के लिए। शरद, 3 बड़ी कंपनियां और उसके साथ एक फार्मा की बड़ी कंपनी, 3 बड़े बैंक, एक फार्मा की बड़ी कंपनी, क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इनके नतीजों से? 4 इंपॉर्टेंट निफ्टी के नतीजे आने वाले और फोकस में रहेंगे बीएफएसआई के 3 निफ्टी स्टॉक्स और एक फार्मा स्टॉक। सबसे पहले रहेगा फोकस में कोटक महिंद्रा बैंक। ओवरऑल नतीजे जो है एक्सपेक्टेशन से अच्छे आने वाले हैं। रेवेन्यू में देखें तो लगभग 3.5% का ग्रोथ रहेगा, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी मार खाएंगे ज़रूर, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है प्रोविजनिंग के कारण। जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रहेंगे वो स्टेबल रहने वाले हैं। रिटेल जो ग्रोथ है वो जो है दमदार रहेगी और उसके अलावा जो जीएनपीएस और एनएनपीएस है उनमें वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाले हैं सिक्वेंशली बेसिस पे। और हालांकि जो उन्होंने Q2 अपडेट में ऑलरेडी बैंक ने कह दिया है कि एडवांसेस और डिपॉजिट्स में डबल डिजिट ग्रोथ ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके अलावा फोकस में रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के नतीजे में देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 9% का ग्रोथ दिखाएगा और जो पैट है उसमें एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट 72% का ग्रोथ देखने मिलेगा। इसकी भी कहानी ऑलमोस्ट सेम है जैसे सारे बैंक्स के हो रहे हैं। ओवरऑल जो है इनके एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा और उसके अलावा जो है जीएनपीएस में भी है थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी दिखेगी 3.9% पे सिक्वेंशली बेसिस पे देखा जाए और डिपॉजिट्स और एडवांसेस पे जो है डबल डिजिट ग्रोथ है। बजाज फाइनेंस भी रहेगा फोकस में और बेहतरीन नतीजे का एक्सपेक्टेशंस है। नेट इंटरेस्ट इनकम 17% भागेगा और जो पैट है वो 49% भागेगा। याद रखिए कंपनी में जो है एक प्योर प्ले फिनटेक का फ्लेवर आ चुका है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है जो नतीजे होंगे और मैनेजमेंट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा बजाज फाइनेंस के लिए। उसके अलावा उनकी कमेंट्री बिजनेस आउटलुक पे ज़रूर रहेगी और जो पेमेंट बिजनेस है उस पर कैसी ट्रैक्शन हो रही है और उनके ओवरऑल ऐप इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए भी इस पॉइंट्स को देखने का। प्रोविजंस देखेंगे तो ओवरऑल डिक्लाइन करेंगे सिक्वेंशली बेसिस पे। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कमी हुई है और उसके अलावा कंपनी की लिक्विडिटी और बफर जो है प्रोविजनिंग के लिए वो स्ट्रांग है कंपनी के लिए। मैनेजमेंट कमेंट्री में भी फोकस रहेगा बजाज फाइनेंस में, स्पेशली एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स को लेके और आगे के फ्यूचर आउटलुक पे। और आखिरी में स्टॉक में बात करूंगा सिप्ला की, तो सिप्ला आपके फार्मा स्पेस से है। ऑलरेडी फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है, लेकिन सिप्ला में जो है लगभग सपाट नतीजे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके रेवेन्यू में 3% का ग्रोथ देखने मिल सकता है और मार्जिन्स में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का जो है प्रेशर देखने मिलेगा। यूएस सेल्स ले लीजिए या डोमेस्टिक सेल्स ले लीजिए, ये सारे जो है फ्लैट आने का संभावना है। 1 से लेकर 2% तक का ग्रोथ है, तो एक दबाव जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है ओवरऑल वो बिजनेस वॉल्यूम्स में भी दिखेगा। और उसके अलावा थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग ज़रूर होगी, लेकिन मार्जिन कंप्रेशन होने वाला है लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का। और ओवरऑल देखा जाए तो उनके जो सेगमेंट्स है एल्बिट्रॉल, उसमें जो है सिक्वेंशियली एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और उसके अलावा जो मार्जिन्स का इम्पैक्ट होगा वो 2 कारण की वजह से होगा। एक होगा आपके करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से और दूसरा होगा लोअर कोविड जो ड्रग्स है उनके कंट्रीब्यूशन से। सो ओवरऑल ये 4 नतीजे पे हमारे फोकस रहेंगे कल निफ्टी के लिए। बहुत शुक्रिया शरद। शर्मिला, आपसे जानना चाहूँगा सिप्ला के नतीजों पर। शरद यहाँ पर बात कर रहे थे और वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हमने देखा है फार्मा एज ए स्पेस काफ़ी डिफेंसिव माना जाता है। लोग जब कुछ चिंता होती है बाज़ार में या किसी तरह की कोई परेशानी, तो लोग कोशिश करते हैं कि फार्मा स्पेस में पैसा लगाया जाए, वहाँ कहीं ना कहीं सेफ रहेगा। इस स्पेस में आने वाले दिनों में क्या उम्मीद आपको लग रही है? सिप्ला के नंबर से तो बहुत उम्मीद नहीं लग रही है शरद को। बिल्कुल, आई वुड एग्री। इस थोड़े फ्लैटिश और थोड़े इस तरह के नतीजे हो सकते हैं सिप्ला के, बट प्रिसाइजली एज यू सेड कि ये एक डिफेंसिव सेक्टर है और इस तरह के सेक्टर के स्टॉक्स में आपके पोर्टफोलियो में होना एज अ रिटेल इन्वेस्टर बहुत जरूरी है इफ यू आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू इन्वेस्टिंग।
माय रिकमेंडेशन वुड बी विद सन फार्मा, उसको आप देख सकते हैं। आई थिंक ग्लैंड फार्मा कुड बी, ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब, ये दो नए लिस्टिंग है स्टॉक, नए लिस्टेड स्टॉक्स है, दोज आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। शिल्पा मेडिकेयर फ्रॉम द स्मॉल मिड कैप स्पेस कुड बी अनदर स्टॉक। तो इस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और ये बात जरूर है, फार्मा स्टॉक्स में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो समटाइम्स दे गेट हिट बाय बैड न्यूज, कुछ यूएस एफडीए का आया, सम ड्रग रिकॉल हुआ, कुछ इस तरह की चीजें हुई, तो वो एक इम्पैक्ट आता है स्टॉक पे। सो मे बी यू शुड वेट फॉर दोस ड्रॉडाउन्स और उसमें आप इन्वेस्ट करें। पर फार्मा का आपके पोर्टफोलियो में होना, थोड़े 3-4 अच्छे स्टॉक्स के होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है थोड़ी सी फार्मा स्पेस में, और व्यू तो जैसा कि शर्मिला बता ही रही हैं कि थोड़ा लंबा होना चाहिए। मंदार, आपको कोई स्टॉक पसंद आता है यहाँ पर फार्मा स्पेस से? सौमित्र जी, मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है लुपिन। ये फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है 900 के आसपास, इसमें एक बढ़िया सा सपोर्ट बनता है। मंदार, आपका माइक एक बार फिर म्यूट हो गया है। अच्छा, मैं कह रहा था लुपिन के बारे में, 900 के आसपास इसमें बढ़िया सा सपोर्ट है। बहुत बार ये स्टॉक यहां से बाउंस बैक कर चुका है और फिर से एक बार आज जो स्टॉक ने यहां से जो नीचे की तरफ जो इसमें बाइंग देखने को मिला और बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें एक अपमूव हमें देखने को मिल सकती है। तो लुपिन एक स्टॉक है कि जो बाय कर सकते हैं। 898 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 980 का इसमें टारगेट होगा। 980 तक जाने की उम्मीद है। लुपिन आपके लिए एक यहाँ पर आइडिया निकल कर आ रहा है। उसके अलावा एक और स्पेस जहाँ पर इस समय पूरे बाजार की नज़र है वो है आईपीओ का। ब्यूटी स्टार्टअप नायका का भी आईपीओ जो है वो 28 तारीख को खुलने वाला है और 1 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए करीब 5,200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने इशू के लिए प्राइस बैंड जो जारी किया है वो 1,085 से 1,125 रुपए के बीच है। हमने बात की कंपनी की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर से और ये समझा कि आईपीओ के बाद छोटे शहरों से कंपनी की क्या उम्मीदें हैं। हमने देखा है कि हमारा ग्रोथ टियर 2 और 3 सिटी से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो टियर 1 सिटी अभी हमारा सिर्फ 40% ऑफ द बिजनेस, 40% जितना टियर 1 सिटी से आता है और बाकी टियर 2 और 3 सिटी में 60% ऑफ आवर बिजनेस वहां से आ रहा है और वहां की ग्रोथ और ज्यादा है कंपेयर टू द टियर 1 सिटी ग्रोथ। और ये कंज्यूमर अभी इंटरनेट और ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स ग्रोथ इज ऑल्सो देयर और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है। और नायका अब जो प्रोडक्ट्स पहुंचाती है इस सिटीज में वो उनके लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था। तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फैशन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम टियर 2 एंड 3 सिटी। और अब तो वो काफी सिटीज में हमारे स्टोर्स भी आ रहे हैं, जैसे हमने इवन बरेली में स्टोर खोला हुआ है। सो काफी छोटे टाउन्स में हमारे स्टोर्स भी आ रहे हैं और वहां भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। जम्मू, बरेली, आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, विशाखापट्टनम। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा वो कॉन्सेप्ट ही वो था कि जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड से बेस्ट प्रोडक्ट्स है और इंडिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हम वो सारे पूरे इंडिया में ले जाएं और वहाँ पे सारे कंज्यूमर को अडॉप्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं तो बिलीव करती हूँ कि ये सारा ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगा आगे जाके। शर्मिला, आपने देखा पिछले कुछ समय में आईपीओ मार्केट काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा है हमारे मार्केट में और काफ़ी सारी अच्छी कंपनियां आई हैं लिस्ट होने के लिए। लोगों ने काफ़ी पैसा भी बनाया है। नायका जैसा जो अब आईपीओ आने वाला है, एक नए तरह का बिजनेस मार्केट में है। आप क्या रिकमेंड कर रही हैं इस समय क्लाइंट्स को? Honestly, I'm not that excited about this IPO, but yes, I think कि जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन है वो मुझे थोड़ा हायर साइड पे लग रहा है। लेकिन मार्केट यही मानता है कि इसी तरह के वैल्यूएशंस मिलते हैं एंड ये भूलना नहीं चाहिए कि नायका इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो यस, आई थिंक इन्वेस्टर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यस, आई मीन आई एम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल टू द आईपीओ। हैं उन पर क्या व्यू होगा आपका? पेटीएम का आने वाले दिनों में आईपीओ आने वाला है, उसके अलावा ओयो का आईपीओ आने वाला है। क्या आप रिकमेंड करेंगी वहां पर सब्सक्राइब करने के लिए? पेटीएम प्रॉब्ली, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के वैल्यूएशंस पे आता है।
ओयो अगेन एज अ मॉडल आई थिंक हैज रन इनटू सम रफ वेदर, तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरह के वैल्यूएशन पे आता है. See, all these stocks are conceptually very interesting, whether you're talking of a Nykaa, Oyo, Paytm, these are all the new age businesses. So market is going to be excited about them. लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होगा कि किस प्राइस रेंज में इनके इश्यूज आते हैं. So this I find to be slightly on the higher side, but I think the management quality etc. is what is attracting people to it, and the fact that it is profit making. So ये हमें देखना पड़ेगा कि Paytm और Oyo किस तरह की वैल्यूएशन बैंड में आए. बिल्कुल, तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर आईपीओ मार्केट में ये है समझने की कि वैल्यूएशन किस तरह के आ रहे हैं. आप एडवाइस लें एक्सपर्ट्स के साथ और उसके बाद ही तय करें कि आपको किसी पर्टिकुलर आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं. इस बीच हमने एक और बड़े मैनेजमेंट से बात की है आज. टाटा कंज्यूमर के तिमाही नतीजे अच्छे रहे. कंपनी की क्या है आगे की योजनाएं और किस तरह के बिजनेस, जो महंगाई जो बढ़ रही है उससे बिजनेस पर क्या असर पड़ा है, आगे इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरह की हम उम्मीद रखें, इन सब मुद्दों पर हमने बात की कंपनी के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा से. If I step back, Tata Consumer was created to fulfill the FMCG ambitions of the group, and we said we will first become a large F&B player and then become a larger FMCG. So we're already a decently strong beverage player, I would say. We're among the top 2 players in tea. We're now starting to make a play in coffee. So beverages, I think we've just got to keep it going. The ready-to-drink business is the other leg that we're building out, and you would see the numbers. But again, the big boss is India packaged beverages, if I may call it. And the foods business is relatively right now salt, and I think food is a huge canvas that you can play with. As I've said earlier, we've very, very clearly looked at where we should be going in portfolio terms, looked at 4 distinct platforms and expansion out there. So yeah, international business, I would say it's a steady business, decent profitability. Margins are now up to, bottom line margin is up to 14% now, which is, I would say, a recent historic high. So very steady cash flows, decent positions. India beverages going from strength to strength. But the big jumps that you will see will be in the foods business as we go forward. चलिए, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से विदा लें, मैं जानना चाहता हूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ आइडियाज़ क्या हमारे मेहमान सजेस्ट कर सकते हैं. मंदार, आपसे शुरू करूंगा. हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ आइडियाज़ आप लेकर आए हैं कल के लिए? सौमित्र जी, एक तो लुपिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. दूसरा जो स्टॉक मैं देख रहा हूं वो है आरबीएल बैंक. ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है. 10 महीने का ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है. हाँ, आज के दिन इंडिसीजन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन 203 के ऊपर जब तक ये स्टॉक ट्रेड करेगा तब तक ये ऊपर की लेवल्स के लिए एम करेगा. इसलिए आरबीएल बैंक में एक बाय बनता है. 195 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 225 का टारगेट होगा. तीसरा जो स्टॉक है वो आईएफबी इंडस्ट्रीज है. लेटेस्ट हाल ही में ही कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ है डेली चार्ट पे, इसलिए इसमें भी एक पोजिशनल ट्रेड बनेगा. स्टॉप लॉस होगा 1235 का और टारगेट होगा 1543 का. और लास्ट वाला जो स्टॉक है वो शॉपर स्टॉप है. इसमें एक कंडीशनल बाय बनता है 363 का. इसमें एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके अगर ये ऊपर चलता है तो ऊपर में हमें 413 तक की एक मूव देखने को मिलेगी. स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 340 का. ओके, तो वो आइडियाज़ हैं आपके लिए जहां पर आप फोकस कर सकते हैं. आरबीएल बैंक, आईएफबी और शॉपर स्टॉप. शर्मिला, क्या आपके पास भी कोई आइडिया है हमारे दर्शकों के लिए? Well, they are not trading calls, लेकिन long term calls है. एक स्टॉक की हमने ऑलरेडी बात कर, जिंदाल स्टील. दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसके नतीजे आए. आई थिंक एक्सट्रीमली स्टेलर सेट ऑफ नंबर्स, और यही अब मार्केट को उम्मीद है कि दिस विल सॉर्ट ऑफ प्ले कैच अप विद एचडीएफसी बैंक. और पूरी तरह से आई थिंक इट्स कम फॉरवर्ड एज एन ऑलमोस्ट लाइक जो एक ऐसे लंबे कंसोलिडेशन के बाद इट हैज कम फॉरवर्ड थ्रू लॉट ऑफ ओल्ड इश्यूज, और यहाँ से अब आगे बहुत अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक से. सो आई थिंक दैट्स अनदर स्टॉक दैट कैन बी लुक्ड एट फॉर द लॉन्ग. ओके, तो यहाँ पर लंबे समय के लिए निवेश ज़रूर बनता है. और आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा कि आज काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी भी थी क्योंकि कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे. बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और मंदार, आप दोनों का आज शो में शामिल होने के लिए. फ़िलहाल कार्यक्रम में मेरी तरफ से इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद लेके आ रहे हैं आपके लिए मेड इन इंडिया. इसलिए बने रहिए आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ.